कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे। क्या से क्या हो गए देखते देखते, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे। क्या से क्या हो गए देखते देखते, आते जाते थे जो सांस बन के कभी, आते जाते थे जो सांस बन के कभी, वो हवा हो गए देखते देखते, वो हवा हो गए। ओ हो हो, ओ हो हो। जनधन योजना की शुरुआत के लिए दिल्ली के विज्ञान भवन में दाखिल हो रहे थे, लेकिन भीतर जाने से पहले मोदी ने कैमरे के सामने अपनी सुरक्षा में लगे एसपीजी के जवान को डांटा। आखिर सरेआम नरेंद्र मोदी को एसपीजी कमांडो को डांटने की जरूरत क्यों पड़ी, इसके लिए आपको चंद सेकंड पीछे जाना पड़ेगा। विज्ञान भवन के गेट पर प्रधानमंत्री की बीएमडब्ल्यू कार आकर खड़ी हुई। प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली और वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारामन विज्ञान भवन के दरवाजे पर खड़े थे। प्रधानमंत्री को जेटली ने फूलों का गुलदस्ता भेंट किया, लेकिन तभी टीवी कैमरों के सामने एसपीजी के जवान आ गए। उन्होंने मोदी के हाथों से गुलदस्ता ले लिया। प्रधानमंत्री इस पर नाराज हो गए और उन्होंने एसपीजी से तत्काल कैमरों के सामने से हटने को कहा। साथ ही कमांडो से खुद से थोड़ी दूरी बनाने को भी कहा। बच्ची जल्दी बाहर जा लो, जल्दी बाहर जा लो, जल्दी बाहर जा लो। थैंक यू। थैंक यू। रविंद्रनाथ टैगोर ने गुरुदेव इस अपने को सपनों को साकार करने के लिए दावोस में पीएम मोदी। वे कौन से रास्ते हैं जिनके जरिए हम इन दरारों और दुनिया को मिटाकर दरारों और दूरियों को 17 साल के स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार भारत के 600 करोड़ मतदाताओं ने 2014 में 2014 में 30 साल बाद पहली बार किसी एक राज पार्टी को केंद्र में सरकार के लिए पूर्ण बहुमत दिया है।
2022 में जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, हिंदुस्तान में हर उस व्यक्ति को मकान मिलना चाहिए जिसके सर पे छत नहीं। अब तक 125 करोड़ से अधिक भाई बहनों को घर की चाबी मिल चुकी है। मोदी अंकल, आपने कहा कि आपको 600 करोड़ लोगों का वोट मिला है, पर इतने लोग तो है नहीं हिंदुस्तान में। फिर आपने कहा कि आपने 125 करोड़ लोगों को घर दिया है, पर इतने लोग भी नहीं है हिंदुस्तान में। चलो हम आपकी बात मान लेते हैं कि आपने 125 करोड़ लोगों को घर दिया, पर आपसे पहले लोग कहाँ रह रहे थे? आसमान में, हवा में, पानी में या जमीन पर? मोदी जी, झूठ बोलना बंद करो, ये पाप है, पाप। पाप का घड़ा अब भर चुका है, थोड़े दिन में ये छलक जाएगा, फिर सब प्रॉब्लम्स आपको ही होगी। पर कहाँ गए 15 लाख, कहाँ गई नौकरियाँ? मोदी जी, झूठ बोलना बंद करो, बस हो गया। आपको ध्यान होगा, मैंने जब लाल किले से देश के लोगों को आग्रह किया था कि जो सक्षम है, जो खर्च कर सकते हैं, ऐसे लोग गैस सब्सिडी क्यों लेते हैं? छोड़ दीजिए ना। इतनी सी बात मैंने कही थी और मेरे इतनी सी बात को इस देश के 125 करोड़ परिवार, 125 करोड़ परिवारों ने गैस सब्सिडी कि मैं कोई छोड़ता नहीं है, एक बार मिला तो मिला। और स्वभाव है, आप विमान में जाते होंगे, बगल में सीट खाली हो, आपकी सीट नहीं है, विमान चलने की तैयारी में है, तो आपने अपना मोबाइल फोन रखा, किताबें वहां रखी, बैग रखी, और इतने में आखिर में कोई आ गया उस सीट पे बैठने वाला, तो क्या होता है? सीट आपकी नहीं है, आप तो अपनी सीट पे बैठे, छोड़ने का मन नहीं करता, ये कहां से आ गया? बंद करो, ये पाप है, पाप। हमारे यहाँ 33 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट खुल गए भाइयों। 33 करोड़ अकेले छत्तीसगढ़ में, 1.25 करोड़ लोग जिन्होंने कभी बैंक का दरवाजा नहीं। ऊर्जा क्रांति करनी है हिंदुस्तान में, और इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, विंड एनर्जी, विंड एनर्जी, विंड एनर्जी, बहुत बहुत मुबारक। हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स का हमारे ऊपर कुछ ज्यादा ही उम्मीद रहती है, जिसकी वजह से हमारे ऊपर बहुत प्रेशर भी रहता है। महोदय, मुझे लगता है आपका भी हाल कुछ हमारे जैसा है। देशवासियों को आपसे कुछ अधिक ही अपेक्षाएं हैं। प्रधानमंत्री जी, आप हमें बताइए, आप इस एक्सपेक्टेशंस के साथ कैसे डील करते हैं और हम इसके साथ कैसे डील करें? ई सीन देखकर कुछ याद आया। भाई साहब, ये कोई मामूली सीन नहीं है। ये सीन अपने आप में न सिर्फ दुर्लभ है, बल्कि अद्भुत और अकल्पनीय भी है। और वो इसलिए क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े शैक्षणिक संस्थान व्हाट्सएप नागपुरिया यूनिवर्सिटी से हार्डवर्क में पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाले श्री श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज गुजरात वाले बच्चों को यहाँ ज्ञान की घुट्टी पिला रहे हैं। अरे परवाह मत करो यार, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। क्या ये परीक्षा जिंदगी की परीक्षा है क्या, कि उस क्लास की परीक्षा है? अगर एक बार मन में तय करे कि भाई ये एग्जाम 10वीं कक्षा की है, ये एग्जाम 12वीं कक्षा की है, ये मेरी जिंदगी की कसौटी नहीं है, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये जो कुछ कहते हैं ना भाई, अब 10वीं में गया तो सब बेकार, जिंदगी पूरी, ऐसा कुछ नहीं है। परीक्षा के गलियारे से ही निकली हुई जिंदगी होती है, ऐसा नहीं है। उसके बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया होती है। तो स्कूल के मास्टर जी, टीचर जी, मैडम जी, मिस जी, गुरु जी, सब कान खोलकर सुन लीजिए, आंख खोलकर देख लीजिए कि एग्जाम के टाइम टेंशन लेवे की जरूरत नहीं है। वो काहे कि अगर एक बार फेल भी हो गए तो क्या हुआ,
दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी या सातवीं बार में तो 10वीं पास कर ही जाएंगे ना। इसलिए फिक्र नॉट करेंगे बाबा, ज्ञानेश्वर जी महाराज वाला ज्ञान सब ठीक करेंगे। अभी ससुरा मोदी विरोधी को कौन समझाए। मोदी विरोधी तो फालतू में हमरे मोदी जी को अनपढ़ बताते रहते हैं, फर्जी डिग्री वाला बताते रहते हैं, लेकिन इस सच्चाई तो हमरे मोदी जी भी कबूल कर चुके हैं। फिर इतना हाय तौबा काहे मचाते हैं भाई। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। तो मैं स्कूली शिक्षा गांव में किया, और जैसा मैडम बता रही थी ना कि अपनी शिक्षा के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ता है, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई इसलिए बढ़ गया। पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं। कितना पढ़े हैं आप? स्कूली शिक्षा के बाद में निकल गया। उस तब से लेकर के आज तक मैं भटक रहा हूँ नई चीजें पाने के लिए। सिर्फ स्कूल तक पढ़े, मतलब प्राइमरी स्कूल तक, हाई स्कूल तक। अरे ठीक है, हमरे मोदी जी सिर्फ 10वीं पास हैं तो क्या हुआ। ज्ञान विज्ञान के मामले में तो वो आइंटवा और न्यूनटवा के भी बाप हैं। नहीं विश्वास है ना तो खुद देख लीजिए। और वहीं पर उनके एक नाली, गंदी नाली जाती थी। अब इसके दिमाग में कोई विचार आया, उसने उस नाली में, स्वाभाविक ये गंदी नाली होती, वहां गैस भी निकलता है तो कभी दुर्गंध आती थी। उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी, और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया, और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी, यानी कैसे उपयोग होता है। वैसे चाय वालों का काम ये ज्यादा रहता है। एक बार मैं जब गुजरात में था तो मैंने देखा कि हमारा कॉन्वॉय जा रहा था, और आगे एक स्कूटर पे बड़ा जो ट्रैक्टर का ट्यूब होता है वो पूरा अंदर भरा हुआ है, वो लेकर के जा रहा था। आप कल्पना कर सकते, स्कूटर पे इतना बड़ा ट्रैक्टर का ट्यूब कोई लेके जा रहा है तो पीछे आने वाले व्हीकल को डर लगता है कहीं टकरा न जाए। मैं भी हैरान था कि ऐसे कैसे ले जाता है। कोई भी व्यक्ति समझदार तो यही करेगा, ट्यूब खाली कर देगा और चला जाएगा और आगे जाकर के हवा भर देगा। तो ले जा रहा था, मैं यार रोकिए उसको। तो हम लोग गाड़ी रोकी और किसान उस स्कूटर वाले को पूछा, भाई क्या है ये, तुम क्या कर रहे हो, कहीं गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, मर जाओगे। नहीं, बोले खेत जाना है। तो मैंने कहा ये क्यों ले जा रहे हो? तो बोले मेरे घर में जो घर के किचन का कूड़ा कचरा निकलता है वो, और मेरे पास 2 पशु हैं, उसका जो गोबर निकलता है, तो मैंने अपने घर में ही एक छोटा सा गैस का प्लांट बनाया हुआ है। तो मैं उस गैस को इस ट्यूब में भरता हूं और ट्यूब लेकर के खेत जाता हूं, और खेत में जाकर के उससे मेरा पानी का पंप चलाता हूं। आप कल्पना अरे ससुर का नाती, इतना मुंह चियार के हंसे की जरूरत नहीं है। तो पक्का मुल्ला या खांगरेसी लगता है। तुझे 9-6 का क्या पता। तुमने हंसे से हमारे मोदी जी के इतिहास का ज्ञान कम नहीं हो जाएगा। इतिहास में तो हमारे मोदी जी सबके गुरु हैं। इतिहास की ऐसी ऐसी जानकारी रखते हैं, ऐसी कि गौरी शंकर हीराचंद और यदुनाथ सरकार से लेकर रमेश चंद्र मजूमदार और इरफान हबीब जैसे इतिहासकार भी शर्म से पानी पानी हो जावे हैं। भारत के जो स्वर्णिम इतिहास बा वो पूरा के पूरा बिहार के इतिहास बा। अगर गुप्त वंश की याद करें तो चंद्रगुप्त की राजनीति हमें प्रेरणा देती है। चंद्रगुप्त की राजनीति हमें प्रेरणा देती है। अगर हम ज्ञान युग को याद करें तो नालंदा और तक्षशिला का स्मरण होता है। इतिहास का तो अद्भुत ज्ञान है। चंद्रगुप्त गुप्त वंश के हो गए, तक्षशिला को भी बिहारी में बता दिया गया।
तक्षशिला उत्तर पश्चिम में है, हम होकर आए हैं। अब वो पाकिस्तान में पड़ता है। पलटू राम जी, आप तो कुछ बोलिए ही मत। अरे हमरे मोदी जी तो बिना मेडिकल टेस्ट के आपका डीएनए बता चुके हैं। और हाँ, हमरे मोदी जी के पास सिर्फ विज्ञान और इतिहास के ज्ञान का भंडार नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट पर बहस कर लो, अर्थशास्त्र, अनर्थशास्त्र, मौसम, हर सब्जेक्ट में अपने मोदी जी उस्ताद हैं। My question to you is that we in Assam feel very concerned about climate change and its consequences. Sir, how can you help and guide us to protect our pristine environment? देखिए, आज छोटे छोटे बालक भी क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंट चेंज की चर्चा कर रहे हैं। एक्चुअली सर्दी ज्यादा नहीं है, उनकी उम्र बढ़ने के कारण उनकी सहने की शक्ति कम हो गई है, इसलिए उनको सर्दी ज्यादा महसूस होती है। तो परिवार के जो बुजुर्ग लोग हैं वो कहते हैं, भाई जो पिछली बार इतनी सर्दी नहीं थी, इस बार सर्दी ज्यादा हो गई। वैसे ही ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए हैं। हम चेंज हो गए हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे कहेंगे का, मोदी जी की बात समझने के लिए भक्त बनना पड़ता है, जो आप हो नहीं। खैर छोड़िए, हम अपने मोदी जी की शान में कितने कसीदे पढ़े। फुलटू ज्ञान के सागर हैं अपने मोदी जी, 2-4 ज्ञानवर्धक। प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। मोदी जी ने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी तैयारी के साथ गए और उन्होंने कहा, इंडिया एंड कनाडा आर द 2ab इन द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी स्क्वायर। ऐसा नहीं कि सुबह मतलब उठ के जो मुंह धोने से पहले बड़बड़ाता है आदमी, बाथरूम जाते हुए नहीं कुछ भी बोल देते हैं कि जैसे गए बुड़ 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 रंगीन बिल्ली, कुछ भी बोल दी, ऐसा नहीं है ना। अमित शाह इज वॉचिंग, ऐसा नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। मान लीजिए हम मैथमेटिक्स में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करें तो रिजल्ट क्या आता है। लेकिन मान लीजिए ए प्लस बी इंटू स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो, ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो रिजल्ट आता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये एक्स्ट्रा 2ab मिलता है कि नहीं मिलता है? ये एक्स्ट्रा 2ab कहां से आया? तो भारत और कनाडा जब मिलता है तो एक्स्ट्रा 2ab निकलता है। तो भारत और कनाडा जब मिलता है तो एक्स्ट्रा 2ab निकलता है। He actually said that thing in a press conference. India and Canada are the 2ab in the formula of a plus b square. नासा का एक इक्विपमेंट है स्पेस में जो कॉस्मिक साउंड पकड़ता है ना। वो एक कॉस्मिक हम है, एक जो यूनिवर्सल हम है वो पकड़ता है। जो अगर आपके पास व्हाट्सएप होगा तो आपको पता होगा वो ओम है ना, आया है ना, ओम है। पूरा कॉस्मोस है, पूरी दुनिया में यहां सिर्फ हिंदू है, बाकी दूसरे प्लेनेट में सब हिंदू है। जो मिला नहीं है वो प्लेनेट, उसमें भी सब ओम चिल्ला रहे हैं। ये व्हाट्सएप के हिसाब से। तो नासा का जो इक्विपमेंट है जो कि स्पेस का कॉस्मिक साउंड पकड़ता है, जिस दिन मोदी जी ने ये 2ab बोला, अगले दिन उस इक्विपमेंट ने जो साउंड पकड़ा वो था है। एक साल में 9 एयरपोर्ट उड़ान के लिए तैयार। भाई साहब, अब हंसने वाले को कौन रोक सकता है। अब तो लोग ये भी कहते हैं कि हमारे मोदी जी ऐसी बातें करते हैं जिसे सुनकर गली के निकम्मे और लुहेड़े सीटी बजा के तालियां ठोके हैं। लेकिन हमारे मोदी जी अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह के लोग उनकी बात पर ध्यान देते हैं। अब इन सब बातों को इग्नोर मारेंगे और मोदी जी के महाज्ञान होवे पर प्राउड करेंगे। समझला ना बबुआ।
संत कबीर, गुरु नानक देव और बाबा गोरखनाथ जी ने एक साथ बैठ करके आध्यात्मिक चर्चा की थी। सुन लीजिए। आजादी के बाद से 2014 तक यानी 67 इयर्स 67 साल में 65 एयरपोर्ट थे। 67 ईयर में 65 एयरपोर्ट यानी कि एवरेज एक साल में एक हवाई अड्डा। बात समझ आ रही है आपको? मेरी बात आपको समझ आ रही है? एक साल में एक हवाई अड्डा। ये उनकी गति थी, ये उनकी सोच थी। बीते 4 वर्षों में एक साल में 9 एयरपोर्ट उड़ान के लिए तैयार हुए। तो मोदी जी के हिसाब से आजादी के बाद 67 सालों में 65 एयरपोर्ट थे। उन्होंने इस बात पर जोर देकर कहा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में समझाया कि 67 इयर्स में 65 एयरपोर्ट बने, यानी एवरेज एक एयरपोर्ट प्रति साल। और मोदी सरकार ने पिछले 4 सालों में 35 एयरपोर्ट बना डाले। ऐसा करते हुए उन्होंने चुटकी भी बजाई, मानो ये कह रहे हों कि मेरे लिए तो ये चुटकी बजाने जितना आसान काम है। तो सच्चाई क्या है? ये सच्चाई ये है कि मोदी जी की सरकार में पिछले 4 साल में सिर्फ 4 नए एयरपोर्ट बने हैं। और ये बात हम हवाई ढंग से नहीं कह रहे हैं, खुद मोदी जी की सरकार की जो रिपोर्टें हैं उनके हवाले से कह रहे हैं। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की साल 2013-14 की रिपोर्ट उठा लीजिए, ऑनलाइन मौजूद है। उसके 43वें पन्ने पर साफ लिखा है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 125 हवाई अड्डों का रख रखाव करती है। इसके अलावा 9 ऐसे हवाई अड्डे भी हैं जहां एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपनी सर्विसेज देती है, जबकि वो हवाई अड्डे पूरी तरह से उसके अंडर में नहीं आते हैं, सेना और दूसरों के अंडर में आते हैं। अब 2017-18 की रिपोर्ट देखते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर में अब 129 एयरपोर्ट आते हैं। तो 13-14 के 125 एयरपोर्ट, 17-18 के 129 एयरपोर्ट। हमारे हिसाब से जब जोड़ घटाना करेंगे तो बचेगा 4 नए एयरपोर्ट जुड़े हैं। ना मालूम मोदी जी ने इसको 35 क्यों गिनवा दिया। हम छोटा छोटा करेंगे तो नहीं होगा जी, बहुत बड़ी मात्रा में सोचना चाहिए, बहुत विशाल फलक, बड़े कैनवास पे सोचना चाहिए। ये हम क्या करते हैं, 0.1% आगे जाएंगे, 0.2% उसी में कभी तो आएंगे 0.001% जाएंगे। ये इससे नहीं होता है जी, बहुत बड़ा सोचना चाहिए। और देखना, बहुत बड़ा सोचते हैं। मैंने एक दिन प्रधानमंत्री से मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा देखिए साहब, आखिरकार पूरे चीन की चर्चा कहीं नहीं हो रही है। वो भी दिखाते हैं दुनिया को तो शंघाई ही दिखाते हैं, पूरा चाइना थोड़ा दिखाते हैं। तो हमने कहा हमें भी एक व्यूहात्मक रीते पूरे विश्व के सामने अपनी ताकत दिखाने के लिए कुछ चीजें करनी चाहिए। तो मेरे प्रधानमंत्री ने कहा साहब एक छोटा सा काम कर दीजिए, अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड बुलेट ट्रेन चालू करवाइए। उससे क्या हो, मैंने कहा दुनिया को हमारी ताकत का परिचय होगा। वो ट्रेन से वो को बैठने के लिए आने वाला नहीं है, ये हम भी कुछ कम नहीं है, वो भी करना पड़ता है जी। वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह, वाह वाह, वाह मोदी जी वाह, वाह वाह। मित्रों, यहां बैठा हुआ कोई भी नौजवान, कोई दोस्त ऐसा नहीं होगा जिसको अगर चाय पीने की आदत हो
और चाय में दूध गुजरात का न हो। आप दिल्ली वाले जो दूध पीते हैं वो गुजरात से आता है। मित्र, आज यूरोप में जाओ और कभी भिंडी की सब्जी खाओगे तो विश्वास करना वो भिंडी की सब्जी गुजरात से आई है। आप सिंगापुर जाइए, दूध मांगेंगे, मैं मित्र विश्वास से कहता हूं वो दूध गुजरात से आया है। आप अफगानिस्तान जाएं और टमाटर खाएं तो लिख लेना वो टमाटर गुजरात से आया है। जो चेतक घोड़ा था ना, उसकी मां गुजरात में। जो चेतक घोड़ा था ना, उसकी मां गुजरात में। जो चेतक घोड़ा था ना, उसकी मां गुजरात में। मान गया तुम्हें। तुमने तो कल सभी को मूर्ख बनाया। सच्ची, तुम तो कमाल के हो। किसी को भी पता नहीं चला। मुझे यकीन है तुम दोबारा किसी को मूर्ख नहीं बना सकते। किशन, तुम इस खेल के बादशाह से बात कर रहे हो। हम किसी का भी यकीन कहीं पर भी बिठा सकते हैं। और वैसे भी मैं भी उस खेल का आनंद फिर एक बार लेना चाहता हूँ। वाह, कितना मजा आएगा। कितने मूर्ख है ना ये सब लोग। मैं आज बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहता हूं। करो 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए। दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार का भाग्य बदलने के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपया मेरे भाइयों बहनों। मैं आपका निजाम देख रहा हूं, हर कोई खड़ा हो गया है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए मेरे भाइयों बहनों। 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार का भाग्य बदलने के लिए। भाइयों बहनों, अगर मैं इनको जोड़ूं तो वो रकम बनती है 40,657 करोड़ रुपया। और इसलिए 1.25 लाख करोड़ के अतिरिक्त 1.25 लाख करोड़ के उपरांत ये 40,000 करोड़ रुपया भी बिहार के विकास के लिए जोड़ा। कितने मूर्ख है ना ये सब लोग। मैं जरा कांग्रेस के उस महाशय से पूछना चाहता हूं, देश की जनता को जवाब दो, आपकी इस आधार कार्ड की योजना देश के लाखों करोड़ों रुपए डूब गए। हम सब जानते हैं कि संसद में आधार एक्ट 2016 अब पास हो चुका है। इस एक्ट के पास होने के बाद अब हमें सब्सिडी हो या फिर तमाम दूसरी सुविधाएं हो, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के लिए आधार के प्रयोग की सुविधा अब हमें प्राप्त हुई है। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए कि लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। प्रणब मुखर्जी रोज एक चिट्ठी भेज रहे हैं और वो सवाल भेज रहे हैं, ये जवाब देते फिरते। गुनाह वो करे और जवाब भारत सरकार दे रही है। पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा। आज
प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का जन्मदिन है और बर्थडे ट्रीट जो है, मोदी को देसी घी का खाना खिलाया जाएगा, कश्मीरी चाय पिलाई जाएगी, मिक्स वेजिटेबल, पालक पनीर, खीर परोसी जाएगी। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। जीएसटी कभी सफल नहीं हो सकता। जीएसटी कभी सफल नहीं हो सकता। जीएसटी ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की एक मिसाल है जो हमें हमेशा हमेशा और अधिक साथ मिलकर चलने की ताकत देगी। मैं हैरान हूं प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। सप्तपदी यहां जो छोटे व्यापारी हैं वो मेरी बात को समझे। उन्होंने अब जो हमारे किराने के व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनकी दुकानों को ताला लगाने का निर्णय किया है और विदेशियों को, एफडीआई को हिंदुस्तान में रिटेल के लिए परमिट देने का आज फैसला कर लिया है। भारत में भी बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी पूंजी की जरूरत है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। हम सत्ता में आएंगे तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। हम सत्ता में आएंगे तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। हम सत्ता में आएंगे तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। भाइयों बहनों, आज बेरोजगारी के कारण देश का नौजवान अपने जीवन को अंधकार सा महसूस कर रहा है। वो परेशान है, जाए तो जाए कहां, किसका हाथ पकड़े, कौन बचाए। मेरे नौजवानों को डिग्निटी चाहिए, हाथ फैलाकर जिंदगी से उनको मुक्ति चाहिए। मेरे देश का नौजवान मेरे हिंदुस्तान का भाग्य बदल सकता है। देश की सरकार को नौजवान में भरोसा चाहिए और उस भरोसे को लेकर के हम आए हैं। मैं मेरे देश के नौजवानों को कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों, आज भी देश में अवसरों की कमी नहीं है। आज भी देश में मैन पावर की आवश्यकता है। देश कृषि का क्षेत्र हो, सेवा का क्षेत्र हो, मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र हो, देश के नौजवानों की ताकत से हिंदुस्तान को आर्थिक महासत्ता बनाने का सामर्थ्य यह देश रखता है। और इसलिए मैं नौजवानों, मैं आपके भविष्य की गारंटी लेकर के आया हूं। और अगर हिंदुस्तान के नौजवान का भविष्य की कोई गारंटी नहीं, तो हिंदुस्तान के भविष्य की कोई गारंटी नहीं है। भारत का भाग्य भारत के नौजवान के हाथ में है। उन नौजवान को अवसर चाहिए और भारतीय जनता पार्टी नौजवान को अवसर देने का संकल्प लेकर के आई। कि मैं आपसे पूछूं, वो था रोजगार के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं युवा देश है भारत और रोजगार के बारे में बहुत बातचीत होती है। आपकी सरकार के जो नए आंकड़े आए हैं वो अच्छे हैं। सरकार ने जो बताया कि इतने हमने रोजगार के अवसर पैदा किए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी आपने देखा होगा कि भरोसा नहीं करते और अलग अलग फिगर्स लेके आते हैं। जैसे नवंबर 2013 में आपने आगरा में ये वादा किया था कि आप 1 करोड़ नौकरियां पैदा करेंगे देश में। अब उस वक्त आपके पास 1826 दिन थे सरकार चलाने के, उसमें से आज 1334 कोई मुझे बताए खत्म हो चुका कि अगर आपकी जी टीवी के बाहर किसी ने पकोड़े की दुकान की और शाम को वो 200 रुपया कमा करके घर गया, इसको आप रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? जी। और मुझे बताइए किस रजिस्टर में लिखा होगा कि यहाँ एक व्यक्ति 200 रुपया शाम को कमाता है? वो आंकड़ों में नहीं आएगा। तो ये 10 करोड़ लोग 4 लाख करोड़ रुपया
जिसमें 3 करोड़ लोग पहली बार, ये सीधी सीधी समझ वाला विषय है कि इतने लोगों ने रोजी रोटी पाई है। मैं इंजीनियर हूं और मैं राजनीति क्षेत्र में आया। मे बी कि आप कुछ और होंगे, आपकी पढ़ाई के लिए जरूरी नहीं था कि आप जर्नलिस्ट बने। इसलिए हम यदि ऐसा कुछ करके बातचीत करेंगे तो फिर तो ये एंडलेस जॉब है। ये तर्क नहीं है, ये कुतर्क है। मेरा ये कहना है कि पढ़ाई का मतलब केवल जॉब नहीं है, पढ़ाई का मतलब केवल नौकरी नहीं है, पढ़ाई का मतलब है एक्सपोजर, ज्ञान। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एनडीटीवी का मैं प्रोग्राम ये रोज देख रहा हूं, मैं ये चाहता हूं कि ये आंकड़े में इसको भी जरूर आप रिफ्लेक्ट करवाएं कि वो 28 लाख जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया। अच्छे दिन हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। गंगा जो चीफ कह रही है, कोई तो मेरा बेटा है, और जो सच्चे गुनहगार है उनको जेल में डालो, पार्लियामेंट को साफ करो पहले। दाऊद से लेकर अच्छे दिन तक किए प्रधानमंत्री मोदी के सभी वादों की सच्चाई पर रिपोर्ट। पहला वादा, मां गंगा ने सफाई के लिए मुझे चुना। मां गंगा ने मुझे बुलाया, ये शहर मेरे भीतर से उठे हुए शब्द थे। मां गंगा ने ही मेरे लिए कुछ काम तय किए। तब भाई बहनों, गंगा के आरंभ से लेकर के आखिर तक मां गंगा जो चीफ कह रही है, कोई तो मेरा बेटा है, कोई तो मेरा लाभ है, जो मुझे इन गंदगी से बाहर निकाले। इस बात को 4.5 साल होने वाले हैं। मां गंगा अपने बेटे के किए वादे का पूरा होने का इंतजार कर रही है। गंगा कल भी मैली थी और आज भी मैली है। इस साल जुलाई में एक आरटीआई अर्जी के जवाब में भारत सरकार ने बताया कि गंगा सफाई पर अब तक 3,800 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन कितनी सफाई हुई इसका पता नहीं। 2017 की एक आरटीआई के जवाब में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी ने बताया है कि हरिद्वार में गंगा नदी का पानी पीना तो दूर, नहाने के लिए भी ठीक नहीं है। अब जानिए उस घाट का हाल जिसके तट पर खड़े होकर 2014 में प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था। इस साल एक आरटीआई के जवाब में सरकार ने माना है कि वाराणसी के घाटों के किनारे गंगा के पानी में विस्टा कोलिफॉर्म बैक्टीरिया का दूषण 58% बढ़ गया है। दूसरा वायदा, दाऊद का हाल लादेन जैसा होगा। सालों से कांग्रेस सरकार ये कह रही है और हाल फिलहाल में सुशील कुमार शिंदे ने भी कहा कि दाऊद इब्राहिम को वापस लाएंगे, पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम है, हम वापस लाएंगे। ये बड़ी चर्चा हुई। आपको क्या लगता है, ये क्यों दाऊद इब्राहिम को नहीं ला सकते? पहली बात है कि ये सारे काम अखबार के माध्यम से होते हैं क्या? ये चीजें अखबार में करने की है क्या? बिन लादेन के साथ अमेरिका ने प्रेस नोट देकर के काम किया क्या? अमेरिका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थे क्या कि अब हम गए हैं, हम 6 तारीख को जाएंगे, लादेन को लाएंगे, ऐसा किया था क्या कर रहे हैं लोग? मिनिमम मैच्योरिटी नहीं है। 2014 में गुजराती चैनल संदेश न्यूज को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी के इस बयान से आम भारतीयों में आशा की उम्मीद जगी थी। लगा था 1993 के मुंबई बम धमाकों के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम के दिन लगने वाले हैं। उस पर भी मोदी जी ओसामा बिन लादेन जैसा कोई ऑपरेशन करेंगे, घर में घुसकर मारेंगे। लेकिन हुआ क्या? ढाक के 3 पात। मई 2017 में एक आरटीआई के जवाब में भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत की किसी भी जांच एजेंसी ने विदेश मंत्रालय से दाऊद के प्रत्यार्पण की मांग तक नहीं उठाई है। अब लग रहा है कि मोदी जी के लिए भी इस डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तीसरा वादा, दागी सांसद 1 साल के अंदर जेल में होंगे। नई सरकार के बाद ये जितने पार्लियामेंट के चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, जिन्होंने अपने फॉर्म भरे हैं, उन फॉर्म में उन्होंने लिखा है किसने कितना गुनाह किया है, किस पर कितने केसेस चलते, सब है ना, आता है ना खबरों में। मैं पहला एक कमेटी बनाऊंगा और मैं कहूंगा किस पर कौन कौन से गुनाह जरा निकालो। उसमें भाजपा वालों को भी नहीं छोड़ूंगा, एनडीए वालों को भी नहीं छोड़ूंगा, एक भी को नहीं छोड़ूंगा। और
मैं सुप्रीम कोर्ट को कहूंगा इन पे तत्काल केस चलाओ और जो सच्चे गुनहगार हैं उनको जेलों में डालो। 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने देश से ये वादा किया था। खूब तालियां बटोरी थीं और खूब वाहवाही भी लूटी थी। सुनने में बहुत अच्छा लगा था। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने भी वही रवैया अपनाया जो पूर्वत सरकारें अपनाती रही हैं। मोदी सरकार ने जब इस पर कदम नहीं उठाया तो सुप्रीम कोर्ट को ही शुरुआत करनी पड़ी। 14 दिसंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 1581 दागी सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों के लिए 12 विशेष अदालतें बनाने को कहा, लेकिन अब तक सिर्फ 2 ही अदालत बन पाई हैं। इस साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने जब केंद्र सरकार से पूछा कि क्या वो चुनाव आयोग को आदेश दे सकती है कि जो राजनीतिक दल दागी उम्मीदवारों को टिकट दे उनकी मान्यता चुनाव आयोग खत्म करे, तब केंद्र सरकार की तरफ से बोलते हुए अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि इस पर फैसला सिर्फ संसद ही ले सकती है, ये अदालत के अधिकार में नहीं आता। चौथा वादा, गरीबों के खाते में आएंगे 15-20 लाख। ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? कौन कौन है जो अभी भी अपने खाते में 15-20 लाख रुपए आने की उम्मीद लगाए बैठा है? जो उम्मीद लगाए बैठे हैं वो धन्य है। 2016 के एक आरटीआई के जवाब में प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि मोदी जी के इस वायदे को पूरा करने की तारीख के बारे में पूछा गया सवाल आरटीआई कानून के तहत सूचना के दायरे में नहीं आता, लिहाजा इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। रही बात स्विट्जरलैंड में भारतीयों के काले धन की, तो उस पर जून 2018 में स्विस नेशनल बैंक की रिपोर्ट ने कहा है कि स्विस बैंकों में भारतीय लोगों का जमा पैसा 2017 में 50% तक बढ़ गया है। और तो और भारत में कितना काला धन है इसकी जानकारी देने से भी मोदी सरकार ने मना कर दिया। इस साल एक आरटीआई के जवाब में वित्त मंत्रालय ने काले धन के अनुमान को लेकर तैयार की गई 3 रिपोर्ट को जनता से साझा करने से इनकार कर दिया। 5वां वादा, अच्छे दिन आ गए। आप जरा मुझे बताइए आज का दिन कैसा लग रहा है? अच्छे दिन वाह। भाई बहनों, आज से लेकर के वहां तक की ये यात्रा है। और आज मैं यहां आया हूं विशेष रूप से आप सबका अभिनंदन करने के लिए, आप सबका धन्यवाद करने के लिए। आखिर वाला तो किसी क्रूर मजाक से कम नहीं। दिल पर हाथ रखकर कहिए, क्या सचमुच अच्छे दिन आ गए हैं? आज महंगाई आसमान छू रही है। पेट्रोल 90 तक और डीजल 80 रुपए पर लीटर तक पहुंच गया है। डॉलर अर्श पर तो रुपया फर्श पर जा रहा है। साल के अंत तक डॉलर के मुकाबले रुपया 80 के पार पहुंच जाएगा। काले धन के नाम पर नोटबंदी लागू कर जनता को ठगा गया। नोटबंदी से कई छोटे और मझोले उद्योग बंद हुए, लाखों लोगों की नौकरियां गईं, 100 से ज्यादा लोगों की जान गई, महिलाओं और गरीबों की बरसों की बचत के पैसे हवा हो गए। हर साल बजट में नया टैक्स और नया सेस जोड़कर आम आदमी की कमर तोड़ी जा रही है। सबसे ज्यादा मार मिडिल क्लास लोगों को पड़ रही है। क्या यह है मोदी जी का अच्छे दिन का सपना? कहते हैं ना, आदमी की जुबान की कीमत होती है, नहीं तो लोगों से किया वादा जुमला बनकर रह जाता है। अपने नेता की बात पर विश्वास करना अच्छी बात है, पर अंधविश्वास करना अच्छा नहीं। किसी भी बात को पहले जानिए फिर मानिए। आखिर में आप केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की जुबानी सुन लीजिए कि मोदी जी का अच्छे दिन का वादा एक जुमला था। हमारे पर ऐसी चिपक गई कि जो चिल्लाता वो पूछता आपको अच्छे दिन कब आएंगे। तो ये हमारे गले में लटकी हुई हड्डी है। अच्छे दिन कभी नहीं आते, अच्छे दिन कभी नहीं आते। सीएजी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, मोदी सरकार पर उठे गंभीर सवाल।
बिना संसद की मंजूरी के उड़ा दिए 1157 करोड़। रिपोर्ट से भाजपा में मची अफरा तफरी। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। श्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी महाराज एक फकीर आदमी हैं। एक ऐसा फकीर जो जर्मनी के सबसे महंगे ब्रांड मोंट ब्लॉन्क का पेन इस्तेमाल करता है, जिसकी कीमत 1,30,000 रुपए तक होती है। एक ऐसा फकीर जो स्विट्जरलैंड के सबसे महंगे मोवादो ब्रांड की घड़ी पहनता है, जिसकी कीमत लाखों में होती है। एक ऐसा फकीर जो दुनिया का सबसे महंगा मोबाइल फोन यूज करता है। एक ऐसा फकीर जो जेड ब्लू ब्रांड का 10 लाख वाला सूट पहनता है। एक ऐसा फकीर जो दिन में 4 जोड़े कपड़े बदलता है। एक ऐसा फकीर जो लाखों के उड़न खटोले में उड़ता है। एक ऐसा फकीर जो करोड़ों के लग्जरी कार में सफर करता है, सुबह शाम किशमिश बादाम अखरोट चबाता है और खाने में काजू के आटे की बनी रोटियां खाता है। राम कसम मोदी जी की ऐसी फकीरी देखकर मुझे तो गश आ गया। अब तो सारे अमीर भी फकीर बनने का सपना पाल रहे हैं। ननकू चाय वाले की आंख में तो अभी से चमक है, फकीर बनने के लिए उतावला है। अक्सर कहता है ऐसी फकीरी हमें कब नसीब होगी, पर फिलहाल फकीरी का गणित समझ से परे है। बेचारा चाय पत्ती, दूध और पानी के साथ फकीरी का फकीरी और अमीरी का अमीरी करने का समीकरण ढूंढ रहा है। फिलहाल वो फॉर्मूला तो नहीं मिला, लेकिन कैग की एक ताज़ा रिपोर्ट हमें जरूर मिल गई है और इस रिपोर्ट में देश के सबसे महंगे फकीर को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। कैग ने संसद में जो रिपोर्ट पेश की है वो हमें जरूर मिल गया है। दरअसल कैग ने फाइनेंशियल ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट्स के नाम से संसद में एक रिपोर्ट पेश किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी सरकार ने संसद से बिना मंजूरी लिए अलग अलग चीजों पर 1156 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च कर दिए। कैग की रिपोर्ट में वित्त मंत्रालय के काम करने के तरीके पर भी सवाल उठाए गए हैं। बता दें कि केंद्र सरकार संसद की मंजूरी के बिना बजट में निर्धारित राशि से ज्यादा खर्च नहीं कर सकती है और बजट को पेश करने के बाद सरकार को वित्त और विनियोग विधेयकों को संसद से पास कराना होता है। लेकिन मोदी ने कायदे कानून को ताक पर रखकर मनमाने तरीके से करोड़ों रुपए उड़ा डाले। ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार की फिजूल खर्ची पर यह कोई पहली रिपोर्ट है। मोदी सरकार के रवैये पर लोक लेखा समिति भी आपत्ति जता चुकी है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इस तरह की गंभीर खामियां इस बात को दर्शाती है कि मंत्रालय या विभाग के बजट का आकलन गलतियों से भरपूर है। साथ ही वित्तीय नियमों और इसके प्रावधानों की जानकारियों का भी विभाग के पास अभाव है। सोचिए, मोदी की पोल खोलने वाली ये रिपोर्ट किसी विपक्ष ने नहीं दी है, बल्कि ये रिपोर्ट मोदी सरकार के अपने विभाग ने ही दी है। लेकिन मोदी जी को इससे क्या फर्क पड़ने वाला, वो तो फकीर आदमी हैं, झोला उठाकर कभी भी चल देंगे और भक्तों के लिए एक चूसनी छोड़ देंगे ताकि भक्त जिंदगी भर उसे चूसते रहें। हम भारतवासियों को बहुत कुछ सहन करने की आदत है, बहुत सहन शक्ति है हम में, लेकिन एक चीज हमसे सहन नहीं होती, बार बार बेवकूफ बनना। और पिछले 5 सालों में तो हमें इतना बेवकूफ बनाया गया है, जुमले पे जुमले ठोके गए हैं। जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। याद है आपको, हमें ये कहा गया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां होंगी। आज हमारे युवाओं के पास जॉब्स नहीं हैं। सरकारी सर्वे खुद बता रहा है कि 45 सालों में बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ गई है। आपको हैरान परेशान करने वाली बात यह है कि केंद्र और राज्य सरकार के विभागों में करीब 20 लाख पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार को इन्हें भरने की सुध ही नहीं है। देश में पुलिसकर्मियों के करीब 5.5 लाख पद खाली हैं। शिक्षकों के करीब 5.25 लाख पद खाली हैं। इनमें से करीब 4 लाख पद तो सिर्फ प्राथमिक स्कूलों में ही हैं। भाइयों बहनों, मैं पूछना चाहता हूं, ये विश्वासघात है? ये विश्वासघात करने वालों को सजा दोगे? ये विश्वासघात वालों को उखाड़ के फेंक दोगे? चुन चुन के साफ कर दोगे? हमें कहा गया था कि ब्लैक मनी सारा वापस आ जाएगा। स्विट्जरलैंड से इतना पैसा आएगा
कि हम सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे। 15 लाख क्या 15 रुपए आने से रहे, उल्टा नोटबंदी करके हमें ही लाइन में खड़ा करवा दिया अपने ही अकाउंट में से पैसा लेने के लिए। हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। देखिए, ये जुमला है, किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है और देश की जनता को भी मालूम है। ब्लैक मनी के खिलाफ एक्शन तो दूर की बात, उल्टा बड़े बड़े ब्लैक मनी के महारथी माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी सबको भगा दिया इस देश से। और वो याद है रुपए के बारे में क्या कहा था? कहा था कि 40 रुपए में $1 आएगा। बहुत बड़े एक महागुरु ने कहा था। हुआ क्या सच कि पहली बार 75 रुपए का $1 हो गया। डॉलर के मुकाबले रुपया आज 71 साल में पहली बार 70 के पार पहुंच गया है। आज की तारीख में रुपए ने गिरावट के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त किए हैं। डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर होता हुआ और अब सीधे 71 रुपए पर पहुंच गया है। 2018 में अब तक रुपए में 10% की गिरावट हो चुकी है। रुपए ने इस तरह से फिसलना शुरू किया, इस तरह से गिरना शुरू किया, कल तो टीवी लगाने से डर लग रहा था। और रुपया आज अस्पताल में जीवन और मृत्यु के बीच खड़ा हुआ। या तो रुपया नीचे गिरता है तो दूसरे दिन कांग्रेस की इज्जत नीचे गिरती है। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं और अब वो डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरावट पर कुछ नहीं बोल रहे। देश पीएम मोदी के विचारों का इंतजार कर रहा है, लेकिन अभी तक वित्त मंत्री की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया। और एक बार रुपया गिरता चला जा रहा हो तो दुनिया की आर्थिक शक्तियां इसका भरपूर फायदा उठाती है। उन्हें अगर चिंता है तो कुर्सी बचाने के कार्यक्रमों की चिंता है, कुर्सी बचाने के तौर तरीके क्या हो, उसी में वो डूबे हुए हैं। मैं कहना चाहती हूँ अध्यक्ष जी, रुपया केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं होता, रुपया केवल एक करेंसी नहीं होती। इस करेंसी के साथ देश की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई होती है और जैसे जैसे करेंसी गिरती है तैसे तैसे देश की प्रतिष्ठा गिरती है। यही लोग, याद करो, बहुत प्रोटेस्ट किया करते थे। हर रोज आंदोलन होता था कि पेट्रोल के दाम ज्यादा हैं, गैस के दाम ज्यादा हैं। हमें बोला था कि जैसे इनकी सरकार बनेगी ये दाम एकदम कम कर दिए जाएंगे। लेकिन पूरी दुनिया में जब पेट्रोल के दाम गिरे, हमारे देश में वो दाम बढ़ते गए 70, 75, 85, कुछ शहरों में तो 90 रुपए से भी ऊपर पहुंच गया पेट्रोल। तब जब दाम 74 रुपए लीटर था, रविशंकर प्रसाद साइकिल से चले थे। अब जब 80 रुपए है, मुंबई में 87 रुपए से ज्यादा है, वे साइकिल से नहीं चल। 1 सितंबर 2013 को दिल्ली में पेट्रोल 74 रुपए था प्रति लीटर, इसलिए नाराज हो गए थे। 1 सितंबर 2018 को 78 रुपए 68 पैसे हो गया, लेकिन अब नाराज नहीं हो रहे। $127 से $90 पे जब दुनिया के बाजार में कच्चे तेल की कीमत आ गई, तो इस देश में पेट्रोल की कीमत 50 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती। मगर ये सरकार आंखें मीच कर और कान भींच कर दाम पर दाम बढ़ाती जाती है। आप फिर से देखिए, विदेश मंत्री के चेहरे का पुराना गुस्सा बता रहा है कि वो महंगाई को लेकर कितनी सीरियस रहती होंगी। उम्मीद करनी चाहिए कि वो आज भी सीरियस होंगी। जनता तब भी वही थी, जनता अब भी वही है। बस सरकार में जो थे वो अब विपक्ष में हैं और विपक्ष में जो थे वो अब सरकार में। जय जवान जय किसान, ये नारा हम सबके दिलों को छू जाता है। इसका भी गलत इस्तेमाल किया इन्होंने।
याद है आपको, इन्होंने वादा किया था कि किसानों की जो आमदनी है वो दुगनी हो जाएगी। इन्होंने कहा था स्वामीनाथन कमीशन लागू करेंगे, लेकिन आपने और मैंने सबने देखा है, महाराष्ट्र हो या तमिलनाडु हो, दिल्ली की सरहदों पे किसान आके चीख चीख के अपना हक मांग रहे थे, लेकिन इन्होंने लाठी चार्ज किया, वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया। इन्होंने किसानों के लिए एक काम नहीं किया। उल्टा सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कबूल कर लिया कि कभी स्वामीनाथन कमीशन लागू करने ही नहीं वाले। मोदी सरकार के चौथे बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को 1.5 गुना करने का ऐलान किया। फिर बीजेपी और पीएम मोदी ने किए गए ऐलान को चुनावी रैलियों में खूब भुनाया। लेकिन जब बारी स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की आई तो सरकार ने चुप्पी साध ली। बजट के ऐलान के मुताबिक 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य इसी बरस खरीफ की मुख्य फसल यानी धान से लागू करना है, जिसका ऐलान जून के दूसरे हफ्ते में आमतौर पर हो जाता है, पर अब तक नहीं हुआ। सरकार की चुप्पी और खेती के लगातार बढ़ते घाटे ने किसानों की चिंता भी बढ़ा दी है। खर्चा ज्यादा हो रहा है, मिल कुछ रहा नहीं है। किसान के लिए तो हर तरफ घाटे का सौदा है और किसान से हर सरकार आई है, उसने वायदे बहुत किए हैं, लेकिन वो वायदे पे आज तक कोई भी सरकार अपने तरफ से खरी नहीं उतर पाई है। मांग और वायदा C2 लागत के ऊपर जो है 50% प्रॉफिट देने का था, तो कहीं ना कहीं इसमें भी सरकार धोखाधड़ी किसानों के साथ कर रही है। सब्जी फल के लिए हमें क्या भाव मिलता है और आप क्या दाम देते हैं? मूंग साबुत 46 रुपए किलो हमें मिलता है यानी किसानों को, और आप देते हैं 120 रुपए किलो। सेब 10 रुपए किलो हमें मिलता है और आप देते हैं 110 रुपए किलो। दूध 20 रुपए लीटर किसान को मिलता है और आप देते हैं 42 रुपए लीटर। यह है हमारी परेशानी। हम हर चीज महंगी खरीदते हैं और सस्ती बेचते हैं। हमारी जान भी सस्ती है। पिछले 20 साल में 3 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। हमारी मुसीबत की चाबी सरकार के पास है, लेकिन वो हमारी सुनती नहीं है। सरकार की चाबी मीडिया के पास है, लेकिन वो हमें देखता नहीं है, और मीडिया की चाबी आपके पास है। स्वच्छ भारत, ये जुमला तो आपको जहां देखो मिलेगा। अखबारों में मिलेगा, बस स्टॉप पे मिलेगा, हर होर्डिंग पे स्वच्छ भारत का बोर्ड लगा हुआ है। लेकिन आप ही देखिए, क्या आपकी गली साफ हुई? क्या आपका शहर, आपका गांव साफ हुआ? कोई स्मार्ट सिटी बनी? क्या गंगा साफ हुई? सफाई तो कहीं भी नहीं हुई। लेकिन 2000 करोड़ का टैक्स ले गए हमसे, जिसपे 500 करोड़ मोदी जी की एडवर्टाइजिंग पे लग गया। अब तो गंगा के पानी पर एनजीटी ने लिख दिया, गंगा नदी का हाल असाधारण रूप से खराब हो चुका है। गंगा का पुनर्जीवन कैसे होगा? यानी जिस गंगा की सफाई को लेकर इतना रुपया बहाया गया कि देश में रुपए की सियासी गंगा बहने लगी, उसी गंगा के लिए एनजीटी को कहना पड़ा कि गंगा सफाई के नाम पर जो हो रहा है उससे गंगा बचेगी तो नहीं। जमीनी स्तर पर काम होता नहीं, नदी की सफाई के लिए कोई प्रभावी कदम उठाया नहीं जाता, गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए नियमित निगरानी होती नहीं, तो फिर गंगा नदी के पानी पर इस रकम को तैरा दीजिए। जी, ये रकम है 3,867 करोड़ रुपए। और बीते 4 बरस में जिन राज्यों से गंगा होकर गुजरती है, वहां गंगा को निर्मल बनाने के लिए इतने रुपयों से इतर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के जरिए 17,484 करोड़ की 105 परियोजनाएं बनाई गई है। कुछ ही पूरी हुई, पर होता कुछ क्यों नहीं? और जीवन दायिनी गंगा के पुनर्जीवन के नाम बीते 33 बरस से जिस गंगा की सफाई का जिक्र हर कोई कर रहा है और माला की तरह जपता है, उसमें हर सरकार क्या देखती है? लेकिन जिस मोक्षदायिनी गंगा के लिए रुपया पानी की तरह बहाया जा रहा है, उस गंगा का न तो हाल बदला न सूरत बदली। तो गंगा निर्मल थी, अमृतदायिनी थी, ये सोच सिर्फ गीतों के जरिए ही तो सुनी जा सकती। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये भी एक जुमला निकला। इस सरकार ने ऐसा कुछ काम नहीं किया है कि इस देश की बच्चियां, इस देश की महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। उल्टा उन्नाव और कथुआ जैसे हॉरिफिक कांड हुए हैं। और दुख की बात तो ये है कि भाजपा सरकार उन आरोपियों के पक्ष में आई, उन्होंने रैलीज की उनको बचाने के लिए। भाजपा के सारे मंत्री, उनके सारे लीडर्स इतने महिला विरोधी बयान देते हैं कि इनसे तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती कि महिलाओं को इज्जत भी देंगे। उनकी रक्षा करना तो दूर की बात है। तो थॉमसन राइटर्स फाउंडेशन का सर्वे कहता है, महिलाओं के लिए भारत
सीरिया और अफगानिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक देश बन चुका है। यानी दुनिया में सबसे खतरनाक देश महिलाओं के लिए कोई है तो वो भारत है। और आंकड़े बताते हैं भारत में हर घंटे तकरीबन 4 महिलाओं के साथ बलात्कार हो जाता है, जो थाने में दर्ज होता है। तो दलितों की हालत इस देश में ये कि यूपी के अलीगढ़ में एक दलित टीचर को अपने फेसबुक पोस्ट के लिए बीजेपी नेताओं के पैर छूकर माफी मांगनी पड़ती है। और एटा में दलित की बारात को गांव में घुसने नहीं दिया जाता, लाठी डंडों से पिटाई हो जाती है। न खाऊंगा न खाने दूंगा, इस जुमले को तो आपने सच मान लिया था, लेकिन इस जुमले का असली मतलब ये है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, सिवाय अंबानी जी को और अडानी जी को। हमारे देश के सारे पोर्ट, एयरपोर्ट, जंगल अडानी जी को दे दिए गए। अंबानी जी को तो क्या कहना, HAL जैसी केपेबल कंपनी को साइड हटा के 12 दिन पुरानी अंबानी की कंपनी को इन्होंने राफेल डील सौंप दी। फिर बड़ी कहानियां बनाई कि नहीं हमने नहीं किया, फ्रांस की कंपनियों ने किया, लेकिन सच तो आपको और मुझे पता है। आज हमारे देश में पूंजीपति मजा कर रहे हैं। रघुराम राजन जैसे बड़े इकोनॉमिस्ट ने बोला कि इनके लोन्स वापस लीजिए, इन्होंने बैंकों से पैसा खाया है, लेकिन एक भी NPA, एक भी लोन वापस नहीं आया। आपका और मेरा लोन अगर हम नहीं चुकाएंगे तो ये तो हमारी मोटर बाइक और टीवी उठा के ले जाते हैं, लेकिन पूंजीपतियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं करते। ये करप्शन नहीं है तो क्या है? उससे सटे हुए झारखंड का गोड्डा जिला वो है जो बंगाल से सटा हुआ है और बांग्लादेश के सबसे करीब है। तो यहाँ के किसानों की जमीन ली जा रही है और राज्य सरकार ही इसमें लग गई। और थर्मल प्लांट इसके बाद जब लगेगा तो बांग्लादेश के साथ हुए इस करार को पूरा करने के लिए अडानी ग्रुप को गोड्डा में 800 मेगावाट के 2 थर्मल प्लांट लगाने की इजाजत मिल गई। खुद सरकार ने जमीन का अधिग्रहण शुरू कर दिया और अडानी ग्रुप के लिए सरकार अपनी ऊर्जा नीति बदलने को भी तैयार हो गई और प्लांट की 25% बिजली झारखंड को देने के नियम में ढील दे दी गई। सबका साथ सबका विकास, ये तो सबसे बड़ा झूठ निकला। उल्टा आज सबको लड़ाया जा रहा है, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे। जिस देश को गर्व था अपनी गंगा जमुना तहजीब पे, आज उस देश में सरेआम लोगों को मारा जा रहा है। गरीब बच्चों को, किसी के ऊपर भी कभी भी ये लोग हथियार उठा लेते हैं। कानून का राज है या नहीं, इससे संसद तक बेफिक्र हो जाती है। संविधान लागू है पर उसे कितना अमल में लाया जा रहा है इस पर किसी का ध्यान नहीं। और हालात कितने बदतर हो गए अंदाजा उस भीड़ तंत्र से लग सकता है जिसके लिए खुले आसमान तले दिन के उजाले में कानून से बेपरवाह होकर हत्या करने का सुकून हर जहन में पाला जा चुका है। और यह सिर्फ किसी एक शहर में नहीं बल्कि देश के अलग अलग 7-8 राज्यों में हुआ है। कल की ही खबर आई राजस्थान से। और इन सब के बीच देश का एक केंद्रीय मंत्री हत्यारों को माला पहनाकर सम्मान करने से नहीं चकता तो दूसरा मंत्री ये कहने से नहीं चूकता कि हमारे नेता बेहद लोकप्रिय हो रहे हैं, तो ऐसे हादसे और होंगे। सत्ता के शब्दों के मायने जो भी निकालिए, पर भीड़ तंत्र के अक्स तले एक बार फिर याद कर लीजिए 1947 में विभाजन के दौर की हिंसा। और फिर 2 तस्वीरों को देखिए। एक तरफ विभाजन के वक्त यानी 1947 का दौर जहां हिंसा का तांडव और लूटपाट के दृश्य आज भी रोंगटे खड़े कर देते हैं, और दूसरी तस्वीर मौजूदा दौर की है जहां भीड़ तंत्र उसी तरह हिंसक है। उसे कानून के राज का खौफ नहीं, पर ऐसा लगता है सब कुछ सामान्य बना दिया गया है। टीवी कम देखिए, इस पर या तो झूठ का प्रोपेगेंडा चलता है, नेता की नेतागिरी चल रही है। आपको या आपके बच्चे को मानव बम में बदलने के लिए हिंदू मुस्लिम डिबेट चलाया जाता है। यूं तो पिछले 5 सालों में अगर आप टेलीविजन को देखें, न्यूज़ चैनल को, तो उसमें एक नेशनल सिलेबस चला। और वो नेशनल सिलेबस क्या था? जो बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार को सूट करने वाला नेशनल सिलेबस था। जो हिंदू गर्व की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। बैठ जा मौलाना, बैठ, बैठ और सुन, कितना भी चिल्लाएगा मंदिर वही बनेगा। जिसके अंडरटोन में एक हिंदू राष्ट्र की अवधारणा थी और जिसके ऊपरी सतह पर हिंदू मुस्लिम डिबेट चलता है। स्क्रीन को आप देखिए तो उनकी भाषा बदल गई है। तो जो कंटेंट है उसमें वो जनता का कंटेंट नहीं है, वो एक पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट का कंटेंट है, उसको उसके प्रभाव को बढ़ाने वाला कंटेंट। I'll have to rest for a while. पानी आप पीछे दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे यार। ये तो मैं दोस्ताना संबंध बनाना चाहता हूँ, आप उसको कोशिश कीजिए।
2007 में आपने नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लिया था और वो बीच इंटरव्यू में वॉकआउट कर गए थे, क्या है उसकी कहानी? लगभग 3 मिनट का इंटरव्यू था बिफोर ही वॉकड आउट. If I recall correctly, my first question was to say to him, you are 6 weeks away from your second election as Chief Minister of Gujarat. India today and the Rajiv Gandhi Foundation consider you the best Chief Minister. On the other hand, thousands of Muslims tend to look upon you as a mass murderer. Do you have an image problem? Modi, let's start by talking about you. In the 6 years that you've been Chief Minister of Gujarat, the Rajiv Gandhi Foundation has declared Gujarat to be the best administered state. India today on 2 separate occasions has declared that you are the most efficient Chief Minister. And yet despite that, people still call you to your face a mass murderer, and they accuse you of being prejudiced against Muslims. Do you have an image problem? I think it's not proper to say that people. There are 2 or 3 persons, those who used to talk in this terminology. And I always say, God bless them. You're saying this is a conspiracy of 2-3 people only? I have not said so. But you're saying it's only 2-3 people? This is what I have information. It's not the people's voice. And Mr. Modi said that there were only a few people who thought in these terms, and then I said, well, it's not just a few. The truth is that the Chief Justice of the Supreme Court has called you a modern-day Nero who deliberately chose to look the other way as innocent women and helpless children burnt to death. Can I point out to you that in September 2003, the Supreme Court said they had lost faith in the Gujarat government? In April 2004, the Chief Justice of the Supreme Court in open court said that you were like a modern-day Nero who looks the other side when helpless children and innocent women are burnt. The Supreme Court seems to have a problem with you. Current, I have a small request. Please go to the Supreme Court judgment, and is there anything in writing? I'll be happy to know everything. It wasn't in writing, you're absolutely right. If it was it an is in observation. judgment, It is an observation. If it is in judgment, then I'll be happy to give you the answer. But you mean a criticism in court by the Chief Justice doesn't matter? This is my simple request to you. Please go to the court judgment, find out the sentence which we are quoting, and I will be happy that if the people of the India should know it. Okay. Can I suggest something to you? I have no problem. Why can't you say that you regret the killings that happened? Why can't you say that maybe the government should have done more to protect the Muslims? What I have to say, I have said at that time, and you can find out my statements. Just say it again. Not necessary. I have to talk about the in 2007 everything, what you want to talk. But by not saying it again, by not letting people hear the message repeatedly, you're allowing an image that is contrary to the interest of Gujarat to continue. It's in your hands to change it. Oh, I'll have to rest. Purple water. और पानी आपके पीछे दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे. I'll be happy. You came here. I'm happy. I'm thankful to you. I can't help this. It's okay. Your things are आपके ideas हैं. आप बोलते रहिए, करते रहिए. 3-4 questions I already enjoyed. So I can't. But Modi साहब, please. Modi साहब, कल देखो मैं दोस्ताना संबंध बनाना चाहता हूँ. आप उसको कोशिश कीजिए. मुझे एक चीज समझाएं सर. I'm not talking about doing anything wrong. I'm saying why can't you correct the image? देखिए आपने this is not the time. उसके लिए आपने 2002 में मुझे मिले होते, 2003 में मिले होते, मैं सब करूँगा. Okay, then 1 second. I want water. So I said, पानी तो आपके बगल में पड़ा, आप पी लीजिएगा. And I realized, I want water was just a bahana. He actually wanted to end the interview, and he took his mic off, and the interview finished. We then spoke for about another hour while I tried to persuade him to do the interview. He was very hospitable and sweet. He kept giving me tea and mithai and dhokla, but he wouldn't agree to do the interview. And an hour later, I left. आपको पता होगा पार्टी जिसमें उस दिन शाम को या दूसरे दिन नरेंद्र भाई पार्टी आया, बताइए. नरेंद्र भाई पार्टी आके थे, पर वो फिर वो बनाव पे इसके लिए नहीं आ गए. उसके साथ में कमांडो रहता है, तो बनाव पे नहीं आए, पर पार्टी आके उत्साह देके चले गए और लोगों का उत्साह बढ़ाया. नरेंद्र भाई उत्साह बढ़ा के चले गए टीम के साथ में.
पर जब भी रात को आधी रात के बाद दूसरे दिन जो चालू हो जाएगा ना वापस, तो नरेंद्र भाई उसके लिए आए थे सर। वो पूरे अहमदाबाद में घूमे थे, जहाँ जहाँ मियाँ है ना वहाँ इसके लिए घूमे थे। हिंदू में, यहाँ मुसलमान रहते हैं, यहाँ हिंदू रहते हैं, तो हिंदू में जाके आया कि नहीं अच्छा किया और करो। ये जेल गए तो जेल में आप बताइए ना, छुड़वाया किसने, बताइए इनको कैसे छुड़वाया? हमको तो जेल से नरेंद्र भाई ने छुड़वाया। उन्होंने जज बदले और जज बदल के फिर नरेंद्र भाई ने सेटिंग की और नरेंद्र भाई ने हमको छुड़वाया, तो हम नहीं छूट सकते। पहला जज आया था धोड़किया जी था, उन्होंने बोला कि बाबू भाई बजेंगे तो फांसी होनी चाहिए 4-5 बार, एक बार नहीं, और फाइल फेंक दी सब। फिर दूसरा आया तो दूसरा ने हमारा को यही बताया कि नहीं इनको फांसी होनी चाहिए। फिर तीसरा ने 1.5-4.5 महीना हो गए। फिर नरेंद्र भाई ने हमारे को संदेशा भेजा कि ठहर जाओ, मैं अभी सेटिंग करता हूँ, अभी टाइम निकल गया है। फिर उन्होंने अक्षय मेहता करके एक जज को भेजा, जज ने फाइल नहीं, कुछ नहीं, बोले जाने ग्रांटेड, और सब जेल खाली कर दी वहाँ। की जो भाव भंगिमा है, उनकी जो लैंग्वेज है, चाहे वो वर्बल हो चाहे वो नॉन वर्बल हो, अभी जैसे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाली बात थी, फिर कुत्ते का बच्चा अगर गाड़ी के नीचे आया तो दुख तो होता ही है, या ये जो बहुत मतलब आपको मतलब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये प्रधानमंत्री की भाषा है क्या। तो उनका जो ये जो बातचीत करने का या उनकी जो लैंग्वेज है उसको आप कैसे देखते हैं? इसके पीछे क्या ये बनाया हुआ है या स्वतः स्फूर्त उनके अंदर स्वाभाविक तौर पे आता है, वो कुछ नहीं कर सकते बेचारे उसमें? देखिए, आशीष नंदी जो कि बहुत बड़े सामाजिक मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने के 10 वर्ष पहले उनका इंटरव्यू किया था अच्युत याग्निक के साथ, और उस इंटरव्यू से निकलकर उन्होंने अच्युत याग्निक को कहा था कि मैं अभी एक टेक्स्ट बुक फासिस्ट को देख कर आ रहा हूँ, से मिलकर आ रहा हूँ। तो यह एक विशेषज्ञ का बयान है, यह कोई एक राजनीतिक बयान नहीं है, यह एक मनोविश्लेषक का, एक मनोवैज्ञानिक का बयान है जो आपके बारे में, आपके मनोविज्ञान के बारे में आपसे बात करके पता करने की कोशिश करता है कि वह क्या है। और यह ध्यान रखिए, मुख्यमंत्री बनने के 10 वर्ष पहले, 2002 के जनसंहार के 10 वर्ष पहले की बात है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बन जाने के बाद आशीष नंदी से दोबारा यह सवाल किया गया कि अब तो वो प्रधानमंत्री बन गए हैं और वो सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, तो आपका आप क्या कहना है? और आशीष नंदी ने कहा कि मैं अभी भी अपनी उस प्रोफेशनल राय पर कायम हूं, तो मैं इस पेशेवर राय को महत्व दूंगा। यह पेशेवर राय है, ध्यान रखिए, राजनीतिक राय नहीं है। यह बनावट, जो व्यक्तित्व की बनावट है, मैं इसको कोई प्राकृतिक वगैरह नहीं कहता हूं, यह बनावट, यह निर्मित है, और यह निर्मित है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूरे वातावरण में, उससे बनी है, जिसकी बुनियाद मुस्लिम घृणा है। और वह बुनियाद जा नहीं सकती, और दूसरी बुनियाद हिंसा है, जो हिंसा जा नहीं सकती है। इसलिए हमेशा जैसे ही एक ऐसा अवसर आता है जिसको आप कह सकते हैं असावधान, या ऐसा अवसर आता है जिसमें आप बहुत निश्चिंत रहते हैं, जिसमें आपको लगता है कि आपको कोई चुनौती नहीं है, आपको कोई नहीं देख रहा है, वहां यह स्वभाव निकल आता है। मसलन इंडियन एक्सप्रेस के पुरस्कार समारोह का पूरा भाषण आप याद कीजिए, आखिर उस भाषण में रूपक क्या था? BMW से किसी के दबने का। और यह बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि इसके पहले भी जब नरेंद्र मोदी ने कहा तो उन्होंने कहा कि कार के नीचे पिल्ला आ जाता है। इंडियन एक्सप्रेस में कहा कि BMW के नीचे अगर कोई दब जाए तो प्रधानमंत्री BMW की तरफ से बोल रहा है, और उसमें दलित का जिक्र किया। तो फिर हमें नहीं कहना चाहिए कि वो दलित है, यह उन्होंने कहा। तो कोई दब जाए उसकी तरफ प्रधानमंत्री नहीं है, BMW की स्टीयरिंग पर जो है वो उसकी तरफ से बोल रहा है। और उसी तरह कि कोई पिल्ला भी दब जाए तो वो मैं पीछे की सीट पर बैठा हूं। तो यह एक हिंसक भाषा है, और यह हिंसक व्यक्तित्व है, और यह हिंसक व्यक्तित्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पाठशाला में तैयार हुआ है, और यह हिंसा जा नहीं सकती है क्योंकि उस पूरी राजनीति की बुनियाद यही है। भीड़ तंत्र के अक्स तले एक बार फिर याद कर लीजिए 1947 में विभाजन के दौर की हिंसा, और फिर दो तस्वीरों को देखिए। एक तरफ विभाजन के वक्त यानी 1947 का दौर, जहां हिंसा का तांडव और लूटपाट के दृश्य आज भी रोंगटे खड़े कर देते हैं, और दूसरी तस्वीर मौजूदा दौर की है, जहां भीड़ तंत्र उसी तरह हिंसक है। उसे कानून के राज का खौफ नहीं, पर ऐसा लगता है सब कुछ सामान्य बना दिया गया है।
चुनाव फिर आ रहे हैं, ये फिर आएंगे अपने जुमलों की दुकान लेके, लेकिन इस बार बेवकूफ मत बनना, इस बार इनके बहकावे में मत आना, इनको अपनी ताकत दिखा देना। ये मंदिर मस्जिद करेंगे, आप स्कूल और अस्पताल करना। ये मन की बात करेंगे, आप काम की बात करना। इस बार सोच समझ के एक ऐसी पार्टी को वोट देना जो आपके काम करे, जो आपको इंजीनियर या डॉक्टर बनाए, जो आपके धंधे में, आपके व्यापार में आपकी सहायता करे, ना कि उनको वोट देना जो आपको पकौड़े बेचने वाला या चौकीदार बनाए। वोट जरूर देना।